वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की हम लोग एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं। इसमें ये पार्ट 1 है जिसमें आपके सेक्शन 1 से लेके 30 तक के एमसीक्यूज होने वाले हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस आपका पूरे एक्ट तक चलेगा। नेक्स्ट पार्ट आपका सेक्शन 31 से लेके 60 तक होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट आप लोगों का 61 से लेके 90, ऐसे सीक्वेंस आपका चलता रहेगा। और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक साथ आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी, एमसीक्यू सीरीज, जो कि दोनों लैंग्वेज में वाले, हिंदी में भी है क्वेश्चंस और इंग्लिश में भी आपको होने वाले हैं। ठीक है, तो आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे आता हुआ, ए इज ट्राइड फॉर अ रॉयड एंड is proved to have marched at the head of the mob. The cries of the mob are relevant. जो cries होती है mob की वो relevant होगी as explanatory of the nature of the transaction। तो क्या लगता है आप लोगों को कौन सा सेक्शन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा? सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 या सेक्शन 10? धारा 7, 8, 9, 10 क्या है रेलिवेंट आंसर? ठीक है, क्योंकि बीएसए और इंडियन एविडेंस के सेक्शंस आप लोगों को डिफरेंट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको सेक्शन 7 जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर याद रखिए। सेक्शन 7 जो है, धारा 7, वो आपको यहाँ पे रेलिवेंट मिलेगा। इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर आप जाएंगे तो सेक्शन 9 होता था। ठीक है, लेकिन अब हम बेसिकली नए एक्ट्स को ज्यादा ध्यान देना है, तो सेक्शन 7 आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। The question is whether A is committed a crime. The circumstances are such that the crime must have been committed by either A, B or C, D. ठीक है, circumstance परिस्थिति बता रही है कि अपराध A, B, C या D में से किसी किया है। Every fact which shows that crime could have been committed by no one else and that is not committed by either B, C or D is relevant under किस सेक्शन में ये relevant, आप relevancy की बात करते हैं तो कौन से सेक्शन में, कौन सी धारा की बात की जा रही है? जहां पे ये बेसिकली प्ली ऑफ एलिबाई का कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा, पहले सेक्शन 11 हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट का, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन चेंज है। क्या सेक्शन 8 है, सेक्शन 9, सेक्शन 11 या सेक्शन 12? तो सेक्शन 9 आपका यहाँ पे रेलिवेंट होता है। ठीक है, जिसे आप प्ली ऑफ एलिबाई भी कहते हैं, प्ली ऑफ एलिबाई भी हमें कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स? तो कितने बेसिकली धाराओं और अध्यायों में विभाजित किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम को? पहले 167 सेक्शंस हुआ करते थे, लेकिन अब बढ़ के बेसिकली कितने हो गए हैं? तो देख सकते हैं 170 सेक्शंस हो गए हैं। और टोटल चैप्टर्स की बात करें, अध्याय की बात करें, तो टोटल आपके 12 अध्याय हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो टोटल सेक्शंस 170 और चैप्टर्स अध्याय की बात करें तो टोटल 12 आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डील्स विद एडमिशन बाय पर्सन फ्रॉम whom इंटरेस्ट इज derived? क्या लगता है आप लोगों को कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 15, 16, 17 या सेक्शन 18? क्योंकि आपको पता है, देखो एडमिशन का जो बेसिकली सेक्शंस है, जो धारा स्टार्ट होती है वो 15 से, 15 में अब एडमिशन हो गया। पहले सेक्शन 17 में हुआ करता था इंडियन एविडेंस एक्ट में, लेकिन अब आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो धारा 15 जो है वो आपका एडमिशन की बात करता है। जो हम बात करते हैं एडमिशन बाय पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड, तो आपको सेक्शन 16 मिलेगा। धारा 16 आपका आंसर हो जाएगा एप्रोप्रिएट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फैक्ट्स व्हिच आर नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस relevant facts of place, name, date, relationship and identity of parties are relevant। तो आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज की बात करते हैं तो टीआईपी याद आना चाहिए आप लोगों को, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जो कि सेक्शन पहले 9 हुआ करता था। अब कौन सा सेक्शन है? टीआईपी, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करते हैं। टीआईपी का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो क्या है, जो आइडेंटिटी ऑफ पार्टीज की बात करते हैं वो टीआईपी से रिलेटेड है। तो आपको सेक्शन 7, धारा 7 जो है वो आपका सबसे अप्रोप्रिएट बीएसए का आंसर हो गया। इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होता तो आप सेक्शन 9 मार्क करते। नो कन्फेशन made to a police officer shall be proved as against a person accused of any offense। तो क्या लगता है, अगर आप कन्फेशन किसको देते हैं? पुलिस ऑफिसर। देख सकते हैं पहले आपके जो इंडियन
इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो वहां पे पुलिस ऑफिसर्स को कन्फेशन देते थे आप लोग, पुलिस कस्टडी में देते थे, उसके सब सेक्शन मतलब सेक्शंस अलग थे। अब उनको दोनों को क्लब टुगेदर कर दिया गया एक ही सेक्शन में, जो कि सेक्शन 23 है। लेकिन 23 में आपसे एक क्लॉज पूछा गया, यहाँ पे ध्यान से ये, तो पुलिस ऑफिसर के पास अगर कन्फेशन की बात की जाती है तो सेक्शन 23(1) आपको देखने को मिल जाता है। 23(1) में आपका पुलिस ऑफिसर की बात करते हैं, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के पास कन्फेशन। 23(2) की जब बात करोगे तो पुलिस कस्टडी का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कि पुलिस हिरासत में रहते हैं तो बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, सबसे इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन बार बार आपको ये एग्जाम्स में देखने को मिलती है, चाहे आप एपीओ का एग्जाम दे लें या जुडिशरी के एग्जाम की बात करते हैं, ये क्वेश्चन फेवरेट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द क्वेश्चन इज वेदर अ हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड, ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी, सी नोज ऑल अबाउट इट, सी की स्टेटमेंट जो है वो एडमिशन मानी जाती है। क्या लगता है, बी घोड़ा खरीदने आया है ए से, ए ने क्या कहा कि जाके सी से पूछ लो, सी जो बताएगा, ऑब्वियस सी को सब नॉलेज है उसके बारे में, तो जो भी स्टेटमेंट सी पर्सन की होगी वो एडमिशन मानी जाएगी। तो वो किस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा, और इस सेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो सिंगल इलस्ट्रेशन है, याद रखिएगा, जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो सेक्शन 18 की बात करते हैं, धारा 18 आपका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, ध्यान से पढ़िए। प्रियम्बल की बात करते हैं, ठीक है, प्रस्तावना जो है, बेसिकली प्रस्तावना जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रस्तावना के अनुसार क्या है पर्पस, उद्देश्य क्या है इस एक्ट का, क्या उद्देश्य लग रहा है, कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, या प्रोवाइड एंड कंसोलिडेट द लॉ ऑफ एविडेंस, या आपका थर्ड ऑप्शन टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल, या आपका नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है टू कंसोलिडेट डिफाइन एंड अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। सबसे एप्रोप्रिएट प्रस्तावना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका प्रियम्बल है बेसिकली, ठीक है, वो क्या कहता है, टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे आता हुआ, when the conduct of any person is relevant, ठीक है, जो आचरण की बात करता है प्रासंगिक होगा, क्या any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant। तो क्या लगता है कंडक्ट की यहाँ पे बात हो रही है, तो कंडक्ट के रिगार्डिंग कौन सा सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पहले सेक्शन 8 हुआ करता था, लेकिन अब कौन सा सेक्शन है, क्या सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है, 6 का एक्सप्लेनेशन 2 ये बात कर रहा है, सेक्शन 8 का एक्सप्लेनेशन 1, या आपका सेक्शन 14 का एक्सप्लेनेशन 2, क्या होगा सही जवाब। तो हम बात करते हैं सेक्शन 6 की, सेक्शन 6 की जो सेक्शन 6 है उसका एक्सप्लेनेशन 2 मिलेगा आपको, धारा 6 का स्पष्टीकरण दूसरा जो है वो बात करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम अफेक्ट सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन, क्या लगता है, नॉट प्रूव्ड की बात करता है, कब माना जाता है कि फैक्ट प्रूव नहीं हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किस तथ्य को साबित नहीं कहा जा सकता है, क्या वो अनिश्चित है, अनसर्टेन है, अनडिस्प्यूट सॉरी इट इज डिसप्रूव्ड है, ठीक है, अस्वीकृत हो गया है, नाइदर प्रूव्ड और नॉट डिसप्रूव की बात करता है, या प्रूव भी नहीं हुआ डिसप्रूव भी नहीं हुआ, या ओनली डिसप्रूव। तो ऐसे केसेस में जो नॉट प्रूफ की बात करते हैं, इसका मतलब ना तो वो प्रूफ हो पाया है, ठीक है, ना वो सिद्ध हुआ है, ना ही अस्वीकार हो गया है, ठीक है, अस्वीकृति हुई। ऐसे केसेस में आपका, और जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन को याद रखिएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट में पहले आपकी अलग अलग डेफिनेशन हुआ करती थी, अब क्या किया गया है यहाँ पे, जो डेफिनेशन पार्ट है वो सबको आपको सेक्शन 2 में इंक्लूड कर दिया गया है, जिसमें 2A 2B 2 3 ऐसे करके अल्फाबेटिकल वाइज अगर आप देखेंगे तो इसका जो सेक्शन है वो 2I में आपको मिलेगा। नॉट प्रूफ्ड जो सेक्शन है वो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 2I में मेंशन किया गया है।
द डेफिनेशन ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ की बात करें तो कंक्लूसिव प्रूफ अब आपको कौन से सेक्शन में देखने को मिलता है, कौन सी धारा जो है, निर्णायक प्रमाण की बात करें तो वो उसकी परिभाषा किस धारा के अंतर्गत परिभाषित की गई है। तो सेक्शन 2B मिलेगा आंसर। ठीक है, सेक्शन 2B में आपका कंक्लूसिव प्रूफ की बात करता है, याद रखिएगा। 2A में अगर आप जाके देखेंगे तो कोर्ट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, अल्फाबेटिकल वाइज मेंशन किया गया, याद रखिएगा। फिर 2G को देखेंगे आप लोग तो फैक्ट एंड इशू है, फैक्ट एंड इशू को कवर किया गया है। और 2E की बात करते हैं तो E फॉर एविडेंस, साक्ष्य। ठीक है, तो 2A में कोर्ट, 2B में आपका कंक्लूसिव प्रूफ मेंशन किया गया है, 2G की बात करें फैक्ट इशू है आपका, और 2E की बात करें तो यहाँ पे आपको एविडेंस एक्ट, मतलब एविडेंस को बेसिकली यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये सबको डेफिनेशन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हर एग्जाम की बात करते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट की हो, डॉक्यूमेंट की बेसिकली डेफिनेशन हो, या कंक्लूसिव प्रूफ की बात करें, नॉट प्रूफ की बात करें, या फैक्ट एंड इशू को देखते हैं, एविडेंस को देखते हैं, कोर्ट की बात करते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन ईमेल्स, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर्स, लैपटॉप, वेबसाइट्स, मैसेजेस स्टोर ऑन डिजिटल डिवाइसेस आर। तो क्या लगता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, चाहे वो ईमेल की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट है किसी कंप्यूटर में सेव है आपके, ठीक है, जो पीसी है, लैपटॉप है, या किसी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट है, वहां पे कोई रिकॉर्ड की बात करते हैं वो सेव है, या मैसेजेस की बात करते हैं डिजिटल डिवाइस में है, तो ऐसे केसेस को क्या कहा जाएगा। जो संग्रह है बेसिकली, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, क्या उसे डॉक्यूमेंट दस्तावेज कहेंगे, एविडेंस साक्ष्य कहते हैं, फैक्ट तथ्य है, या आपके ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे केसेस को, ऐसी चीजों को आप क्या कंसीडर करते हैं, डॉक्यूमेंट कंसीडर हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट आपका जो बस हार्ड कॉपी में हो या बुक की फॉर्म में उसी को आप कंसीडर करेंगे, नहीं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की भी बात करते हैं, चाहे वो ईमेल में स्टोर है, लैपटॉप में, वेबसाइट्स में, उन सब चीजों को भी हम डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन अगर आप रिकॉल करें तो 2D आपको मिलेगा। 2D भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आपको सेक्शन जिसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे आता हुआ, फॉर कंडक्ट टू बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 6, जो सेक्शन 6 की बात करते हैं, जो आचरण की बात करते हैं, तो सेक्शन धारा 6 के तहत प्रासंगिक हुआ क्या होगा, क्या इट मस्ट बी प्रीवियस, पिछला होना चाहिए आपका कंडक्ट। ठीक है, जो आचरण है वो पिछला आचरण की बात करते हैं, या सबसीक्वेंट की बात करते हैं, या जो आचरण है वो बाद में होना चाहिए, या आइदर सबसीक्वेंट और प्रीवियस की बात हो रही है, या ओनली सबसीक्वेंट नॉट प्रीवियस। सेक्शन 6 पहले कंडक्ट सेक्शन 8 हुआ करता था आप लोगों का इंडियन एविडेंस एक्ट का, अब कंडक्ट की बात करते हैं। तो कंडक्ट बेसिकली किसी भी ऑफेंस की बात करते हैं तो कंडक्ट पर्सन का या तो प्रीवियस हो या सब्सिक्वेंट, दोनों हो सकता है। ठीक है, या तो पिछला हो या बाद में हो सकता है, दोनों ही कंडक्ट आपके सेक्शन 6 में यहाँ पे रेलेवेंसी वाले टॉपिक में कवर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, द प्ली ऑफ एलिबाई की बात करते हैं। एलिबाई की दलील जो है वो कहाँ पे दी गई है, क्या वो धारा 8 है, 9 है, 10 है, या 11, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10, या सेक्शन 11। प्ली ऑफ एलिबाई की बात करते हैं, पहले सेक्शन 11 हुआ करता था, अगर हम बात करें तो सेक्शन 11 था आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो 1872 का था। सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट का हुआ करता था, लेकिन अब आपको जो सेक्शन मिलेगा वो सेक्शन 9 याद रखना, याद रखिएगा। सेक्शन 9 आप लोगों को देखने को मिलता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, द डेट ऑफ कमेंसमेंट की बात करते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बात करें तो कब लागू हुआ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, कौन सी वो डेट है, क्या वो 1 जनवरी 2023 में लागू हुआ था, 1 जुलाई 2023 में लागू हुआ, 1 जून 2024 में लागू हुआ था, या 1 जुलाई 2024 में अस्तित्व में आया, क्या लगता है आपको।
डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ये एक्ट बेसिकली इन्फोर्समेंट में आया 1 जुलाई 2024 को। ठीक है, तीनों ही एक्ट्स आप लोगों के एक साथ आए थे, याद रखिए। क्रिमिनल एक्ट की बात करें, डेट ऑफ कमेंसमेंट आपकी 1 जुलाई 2024 देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, जिसमें हम इस क्वेश्चन को हम कैरेक्टर के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, जब रेलेवेंसी की बात करते हैं, कैरेक्टर रेलेवेंट होता है, तो वहां पे हम देखते हैं सूट फॉर डैमेजेस की बात करते हैं। ठीक है, हटाने के लिए अगर आप मुकदमा है, तो फैक्ट्स टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट्स टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलेवेंट। तो जो डिटरमाइन करने की बात करते हैं कैरेक्टर के बेसिस पे, सिविल केसेस में डैमेजेस की बात की जाए, तो उस केस में क्या लगता है आप लोग, कौन सा सेक्शन आपको यहाँ पे रिलेवेंट देखने को मिलता है? सेक्शन 8 है, सेक्शन 9 है, सेक्शन 10 है, या सेक्शन 12 है? पहले सेक्शन 12 था इंडियन एविडेंस एक्ट का। अगर आप देखोगे 1872 का जो एक्ट था, उसमें आपको सेक्शन 12 में मेंशन किया गया था। लेकिन अब आपको जो सेक्शन मिलता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, वो आपको सेक्शन 10 मिलेगा। सेक्शन 10 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। क्वेश्चंस का लेवल कैसा है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाते हैं आप लोग, फिर बाद में ढूंढते रहते हैं कि कौन सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या है, प्रश्न जो है, वेदर ए रॉब्ड बी। ठीक है, ए ने बी की डकैती की। द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू फेयर, मिला गया था विथ मनी। ठीक है, इन इस पोजिशन। ठीक है, बी के पास क्या था, मेले में गया तो उससे पहले उसके पास पैसा था, ऑब्वियस बात है पैसा था। एंड ही शोड इट, उसने दिखा दिया। और मेंशन द फैक्ट दैट ही हैड, उसने किसको, टू थर्ड पर्सन, किसी तीसरे पर्सन को दिखाया होगा कि आज तो पैसा ही पैसा है ना, आज मैं मेले में खर्च करूंगा, है ना, झूला झूलूंगा, बहुत सारे व्यंजन खाऊंगा। तो क्या लगता है रेलेवेंसी की बात करते हैं, किस सेक्शन के अंदर, किस धारा के अंदर ये आपको आज रेलेवेंसी देखने को मिल जाती है? जो बात करता है ओकेजन, कॉज, इफेक्ट की बात करता है, फैक्ट एंड इशू की। कोई ओकेजन है, कॉज है, इफेक्ट है, या वो याद करने की कोशिश कीजिए। जो सेक्शन पहले 7 हुआ करता था, याद होगा आप लोगों को। अब आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 5 याद रखना है। ठीक है, जो ओकेजन, कॉज, इफेक्ट की बात करता है, सेक्शन 5 यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट। ठीक है, एक तथ्य को दूसरे के लिए प्रासंगिक कब माना जाएगा? व्हेन वन इज कनेक्टेड विद द अदर in any of the ways referred in the provisions of अधिनियम related to the relevancy of fact। तो क्या कहा जाता है उसे, क्या उसे एविडेंस साक्ष्य कहा जाएगा? रेलेवेंट की बात करते हैं, प्रासंगिक होगा, या फैक्ट इन इशू, मुद्दे के तथ्य की बात करते हैं, या प्रूफ, साबित होगा? सेक्शन 18, 18 कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लें। एविडेंस, रेलेवेंट, फैक्ट इन इशू, क्या होगा सबसे सही जवाब? तो हम बात करते हैं रेलेवेंट की। प्रासंगिक होगा ये, बेसिकली रेलेवेंट होगा, याद रखिएगा। और ये सेक्शन आपका 2K में मेंशन है, 2K ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, कौन सा ऐसी टर्म है, कौन सा ऐसा शब्द है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 में के जिसको परिभाषित नहीं किया गया है? कौन सा ऐसा टर्म है जिसको डिफाइन नहीं किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में? क्या वो कोर्ट है? कोर्ट की डेफिनेशन नहीं मिलती आपको। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, एविडेंस है, या कन्फेशन? देखिए, कोर्ट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, डॉक्यूमेंट को डिफाइन किया गया है, साक्ष्य जो है, एविडेंस, उसको भी डिफाइन किया गया है। जो कन्फेशन की बात करते हैं, उसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे नहीं दी गई, याद रखिएगा। ठीक है, कन्फेशन किसके सामने कर सकते हैं, वो सब आपको प्रोसीजर दिखेगा। ठीक है, सब चीजें मिलती हैं। कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने होता है तो क्या उसका इफेक्ट है, सब मिलेगा। लेकिन कन्फेशन को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और ना ही बेसिकली आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में भी डिफाइन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की बात करते हैं, वो कौन से सेक्शंस में आपको ग्रुप ऑफ सेक्शंस में देखने को मिलेगा?
किस धाराओं के अंतर्गत आता है? पहले आपका 5 से 55 हुआ करता था, याद करिए आप। इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको सेक्शन 5 से 55 तक के प्रोविजंस की बात करें तो वो मिलते थे, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है, याद रखिएगा। चैप्टर 2 हो गया है अब, जो कि आपका सेक्शन 3 से लेके 50 तक, धारा 3 से लेके 50 तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि चैप्टर 2 है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसमें टोटल, अब आप याद रखिएगा, 12 चैप्टर्स हैं टोटल। अगर आप बीएससी की बात करते हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में टोटल आपके 170 सेक्शंस, आपको धाराएं 170 मिल जाएंगी, ठीक है। जिसमें आपका रिलेवेंसी ऑफ एक्ट की बात करें तो सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 50 तक के प्रोविजंस आपको मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का सेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट सेशन आपको एमसीक्यूज का सेकंड पार्ट आप लोग को जल्द मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, ताकि आप लोग नेक्स्ट पार्ट जो सेक्शन 31 से 60 तक होगा उसको रिवाइज भी कर लीजिएगा आप अपने आप पहले। उसके बाद उसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट कीजिएगा, पार्ट 2 के लिए रेडी रहिएगा, याद रखिएगा। और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं मुझसे। सबसे इंपॉर्टेंट, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बाकी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिएगा, जो भी बेसिकली एमसीक्यू सेशन करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। थैंक यू सो मच।